आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं IC 555 की एप्लीकेशंस का। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, एक एप्लीकेशन पढ़ी थी दैट इज मोनोस्टेबल सर्किट, या कह सकते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, क्योंकि मल्टी वाइब्रेटर्स में भी यही सर्किट यूज होते हैं। तो मोनोस्टेबल सर्किट, इस मोनोस्टेबल सर्किट में क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि इस मोनोस्टेबल सर्किट के पास केवल सिंगल स्टेबल स्टेट होगी, सिंगल स्टेबल स्टेट होगी। इट मींस अगर कोई सिग्नल लो आ रहा है स्टार्टिंग से तो वो हमेशा लो ही आता रहेगा, लेकिन एक कंडीशन थी कि अगर उसको ट्रिगर पल्स दी जाती है, तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। लो को हम 0 से शो कर रहे हैं और हाई को हम 1 से शो कर रहे हैं। तो जब अगर वो स्टार्टिंग से 0 आ रहा है और उसको ट्रिगर पल्स दी जाती है तो वो अदर स्टेट में जाता है, यानी 0 से हाई वाले स्टेट यानी 1 वाले स्टेट में जाता है। देन फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम तक वो 1 स्टेट में रहता है। देन जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होता है वापस से वो रिटर्न टू 0 होता है, अपने इनिशियल स्टेट में आता है और वापस से कंटिन्यूस 0 रहता है। तो ये था मोनोस्टेबल। इट मींस स्टेबल स्टेट तो सिंगल है, हाँ अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई सिग्नल हाई है, कंटिन्यूस हाई आ रहा है, इसको मैंने 1 से शो किया क्योंकि इसमें जो डिजिटल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें लो को हम 0 से और हाई को 1 से शो करते हैं। तो अगर कोई स्टेट कोई सिग्नल कंटिन्यूस हाई स्टेट में आ रहा है और जैसे ही उसको ट्रिगर मिलती है तो वो क्या होगा, लो स्टेट में जाएगा। लो स्टेट का मतलब है वो 0 की तरफ जाएगा और फिक्स टाइम के लिए वो 0 ही रहेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम डिले बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टाइम डिले बोलते हैं। और ये उस टाइम को कंप्लीट करने के बाद वापस से अपने इनिशियल स्टेट दैट इज 1 में ये रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था, इसका सर्किट डायग्राम देखा था और इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट किया था। ठीक है ना। और एक न्यूमेरिकल होमवर्क में भी दिया था, वो शायद किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है शायद किसी ने अटेम्प्ट किया होगा। क्लियर। और अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ IC 555 दैट इज अस्टेबल सर्किट्स। अस्टेबल सर्किट्स, अब ये अस्टेबल सर्किट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। मोनोस्टेबल में देखें, एक चीज थोड़ा सा यहाँ नाम से ही क्लियर कर देता हूं। मोनोस्टेबल इट मींस, मोनो माने मैंने आपको बताया था सिंगल। ठीक है। तो सिंगल स्टेबल स्टेट आ रही थी, यहां पर आ रहा है अस्टेबल। अस्टेबल का मतलब होता है नो स्टेबल स्टेट, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगी। हमारे पास दो स्टेट हैं, 0 या 1। अब इन दोनों में से मोनोस्टेबल में या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है। वो एक अलग बात है कि हम ट्रिगर करने के बाद उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। लेकिन मोनो जो आपका स्टेबल सर्किट है उसमें ना तो कंटिन्यूस 0 रहेगी ना ही कंटिन्यूस 1 रहेगी, बट ये इन दोनों स्टेट के बीच में क्या करेगा, स्विच करेगा, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1। और वो स्विचिंग ही इसको क्या बोलवाती है कि ये अस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा, कभी 0 जाता है कभी 1 जाता है, कभी 0 जाता है कभी 1 जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, अस्टेबल सर्किट बोला। अब ये कैसे यूज होता है, इसके कनेक्शंस कैसे करने पड़ेंगे, अभी तो हमने केवल मोनोस्टेबल के कनेक्शन देखे थे, वो सारी चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। IC 555 एज अ स्टेबल सर्किट। तो पहले हम पढ़ते हैं इसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं। द स्टेबल सर्किट
is used in a variety of applications such as causing flashing lights. अगर कहीं हमें flashing lights डिजाइन करनी है तो हम stable circuits को यूज कर सकते हैं. Pulsing buzzers, pulsing buzzers जो continuous on off इस तरीके से पल्स के फॉर्म में साउंड करते हैं, वो पल्सिंग बजर्स होते हैं इन अलार्म सर्किट्स. क्लियर. एंड ट्रिगरिंग काउंटर्स, काउंटर्स को ट्रिगरिंग करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं. तो ये तो बेसिक एप्लीकेशंस हो गए, लेकिन हम बिहेवियर समझे कि अनस्टेबल बिहेवियर है क्या. प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? मोनोस्टेबल सर्किट. मोनोस्टेबल सर्किट विच हैड जस्ट वन स्टेबल स्टेट. ओके. मोनोस्टेबल सर्किट में क्या था? केवल एक स्टेबल स्टेट थी, हम ट्रिगर करके उसकी स्टेबल चेंज कर रहे थे, वो भी फिक्स्ड टाइम के लिए. इन कॉन्ट्रास्ट द अनस्टेबल सर्किट हैज नो स्टेबल स्टेट्स. मैंने आपको बताया कि अनस्टेबल मींस नो स्टेबिलिटी, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है. एंड इट्स आउटपुट स्विचेस कंटिन्यूअली बिटवीन लॉजिक 1 एंड 0. वो 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूस क्या होगा? स्विच करता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल सर्किट. वन मिनट पॉज लेते हैं. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो इसका आउटपुट है वो 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूस स्विच कर रहा है. सो इट इज समटाइम्स नोन एज पल्स जनरेटर और अ क्लॉक. अब देखिए क्या हुआ कि एक तो पल्स हाई हुई, फिर लो हो गई, फिर हाई हुई, फिर लो हो गई, फिर हाई लो हाई लो, इस तरीके से कोई पल्स जनरेट हो रही है, कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है. तो इस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पल्स सिग्नल. ठीक है. और इसको जनरेट करने वाला क्या होगा? पल्स जनरेटर. ठीक है. तो ये जो आउटपुट आ रहा है वो पल्स जनरेटर की तरह आ रहा है. और जब हम किसी क्लॉक सिग्नल की बात करेंगे तो क्लॉक सिग्नल में क्या होता है? दोनों ये हाई वैल्यू, जो हाई वैल्यू की ड्यूरेशन है और जो लो वैल्यू ड्यूरेशन है वो दोनों सेम होती है. ये किस में बात कर रहा हूँ? मैं क्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये दोनों सेम होती है. ठीक है ना. तो हम इसको या तो क्लॉक या पल्स जनरेटर बोल सकते हैं. क्लियर. रीजन इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूसली स्विच हो रहा है 0 और 1 के बीच में. ये 1 है और ये 0. The parameters of the signal generated by an unstable circuit include the mark space ratio. ये इंपॉर्टेंट है, मार्क स्पेस रेशियो. अब मार्क किसे कहते हैं और स्पेस किसे कहते हैं वो चीज हम समझेंगे. द मार्क रेफर्स टू द ऑन टाइम. इट मींस जब सिग्नल ऑन कंडीशन में होगा. ऑन कंडीशन का मतलब क्या है? जब सिग्नल हाई लेवल पे होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑन. ठीक है. और इसका नाम क्या दिया गया है? मार्क. ठीक. द स्पेस इज सिंपली द ऑफ टाइम. अब ये जो टाइम है वो क्या है? ऑफ टाइम है. इसको क्या बोलेंगे? स्पेस. तो हमें क्या रेशियो चाहिए? मार्क स्पेस रेशियो. मार्क स्पेस रेशियो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है किसका? अनस्टेबल सिग्नल का. फॉर एग्जाम्पल अ मार्क स्पेस रेशियो ऑफ 3:1. अगर मार्क स्पेस रेशियो 3:1 है, इट मींस that the on time must be 3 times as long as the off time. It means ये जो वाले ड्यूरेशन है वो 3 टाइम्स होनी चाहिए इस वाली ड्यूरेशन की, तभी ये क्या होगा? 3:1 का मार्क स्पेस रेशियो बनाएगा. The output of an unstable circuit is shown in the timing. एक टाइमिंग डायग्राम में उसमें देखते हैं. The logic 1 is represented by 5 volt. लॉजिक 1 का मतलब क्या है? हम उसको हाई वोल्ट से शो करते हैं. लॉजिक 1 को मतलब क्या है? हम उसको हाई वोल्ट से शो करते हैं. तो हम मैक्सिमम कितना दे रहे हैं यहाँ पर? 5 वोल्ट दे रहे हैं. एंड द लॉजिक 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 वोल्ट. लॉजिक 0 का मतलब है लो सिग्नल. लो सिग्नल क्या होगा हमारा? 0 वोल्ट. तो इस डायग्राम में देखते हैं जो इनका टाइमिंग डायग्राम है. देखिए ये कुछ वेवफॉर्म आपके सामने शो हो रही है.
ये मैक्सिमम 5 वोल्ट इसको गिवन है, तो ये मैक्सिमम 5 वोल्ट तक इसका आउटपुट जाएगा, और 5 वोल्ट का आउटपुट कितने टाइम तक ये कांस्टेंट रहता है। देन उसके बाद क्या हुआ, ये जीरो स्टेट में आया, उसके बाद ये जीरो स्टेट में आ रहा, यहाँ से ये जीरो स्टेट में, फिर थोड़े टाइम के लिए जीरो स्टेट में रहा, देन वापस से ये हाई स्टेट में चला गया। तो क्या हो रहा है, इसमें स्विचिंग हो रही है, ये लगातार स्विच कर रहा है, एक ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस जीरो रह रहा है या कंटिन्यूस वन रह रहा है, ये स्विच कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल सिग्नल। क्लियर। लेकिन अब चीज देखें, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये वाली, जब सिग्नल हमारा ऑन कंडीशन में, इसको हम बोलते हैं मार्क, ठीक है, और जब ये ऑफ कंडीशन में, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस, और इसी का रेशियो हमारा आ जाता है मार्क स्पेस रेशियो। और एक कंप्लीट साइकिल कब बनेगी, जब एक मार्क के बाद एक स्पेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट साइकिल या पीरियडिक टाइम। क्लियर। तो अब इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए IC 555 का यूज करके हमने एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में और मोनोस्टेबल सर्किट में कुछ बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ ओरली बता देता हूँ, आप एक बार वापस से प्रीवियस वीडियो देखकर इनमें कंपेयर करना। वहां पर क्या था कि जो 2 नंबर है, 2 नंबर ट्रिगर के लिए यूज हो रहा है, जो 2 नंबर पिन है उसके लिए एक स्विच लगा हुआ था यहाँ पर, ताकि वो इसको डिस्चार्ज करे और पिन नंबर 2 को ट्रिगर करे, क्योंकि ट्रिगरिंग कब स्टार्ट होती है, 1/3 ऑफ VCC पर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मोनोस्टेबल में इसको ट्रिगर करने के लिए एक स्विच हमने यहाँ लगाया हुआ था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये ट्रिगरिंग और थ्रेशोल्ड, ये 6 नंबर थ्रेशोल्ड पिन है, थ्रेशोल्ड कब होता है, जब 2/3 ऑफ VCC होता है, ठीक है, यानी मैक्सिमम सिग्नल कहां तक जाना चाहिए, 2/3 ऑफ VCC तक जाएगा, चार्जिंग के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर। अब इस वाले सर्किट में देखें, जो ट्रिगरिंग है और जो थ्रेशोल्ड है, वो दोनों ही एक ही साथ कनेक्ट करके इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिए गए। अब इससे फायदा क्या है, मैं इसको रब करता हूं, दोबारा से समझेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, ये ट्रिगरिंग और थ्रेशोल्ड दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है विद द कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि अगर इस पर वोल्टेज 1/3 VCC से कम होता है तो कौन एक्टिव हो जाएगा, अपने आप पिन नंबर 2 यानी ट्रिगरिंग एक्टिव हो जाएगी, तो सिग्नल हमें हाई आउटपुट में मिलने लगेगा। और जैसे ही ये चार्ज होते होते 2/3 ऑफ VCC पहुंचता है, तो कौन सी पिन नंबर एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक्टिव होगी नहीं उस केस में, एक्टिव तो तभी होगी जब पिन नंबर 2 जब 1/3 VCC से कम आएगा, कम वोल्टेज आएगा। लेकिन जैसे ही ये चार्ज होते होते 2/3 VCC तक पहुंच जाएगा, तो पिन नंबर 6 यानी थ्रेशोल्ड एक्टिव होगा, तो जो हाई वैल्यू थी वो कहाँ आना शुरू हो जाएगी, लो पे। जैसे ही लो होगा, ये वापस से ट्रिगर करेगा किसको, 2 वाले को, फिर लो से हाई, देन वापस हाई क्योंकि 6 नंबर, तो हमें एक कंटिन्यूस अस्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक ही स्टेट में रह जाए, ठीक है। इस वजह से हमें ये वेवफॉर्म यहाँ पर ऐसी मिलती है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ऐसे पल्स जनरेटर यूज कर लेते हैं, क्लॉक पल्स जनरेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम, बहुत बेसिक डिफरेंस है, बाकी कनेक्शन वही है, बस यहाँ R1 और R2 दोनों की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि R1 और R2 वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, आपके IC 555 से कनेक्टेड है, जबकि उसमें जो R1 और C कनेक्टेड थे उसी को यूज किया गया था। आप वापस से प्रीवियस वीडियो देखना, R1 और C कनेक्टेड थे, उन्हीं का यूज किया गया था, ठीक है। R2 था शायद, R2 और C। क्लियर। सो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब इसमें भी कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, वहां पर जब हमने मोनोस्टेबल सर्किट पढ़ा था, तो जो टाइम ड्यूरेशन थी जिसके लिए इतने स्टेट को चेंज कर रहा था, उसको हमने T से डिनोट किया था, दैट इज 1.1 इंटू R2 इंटू C। वहां पर ये वैल्यू आ रही थी, क्योंकि हमारे पास केवल यही टाइम था, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो ऑन टाइम, इसको हम बोलेंगे T ऑन, और एक
ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे टी ऑफ, ठीक है, टी ऑफ टाइम। तो इन दोनों के लिए कैलकुलेशन होगी। हम बात करते हैं हाई टाइम के लिए, जब हमारा सिग्नल हाई है इसको टी एच से डिनोट कर दीजिए या टी ऑन से डिनोट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टी एच फॉर विच द आउटपुट इज हाई, इसको क्या बोला, मार्क, जहां आउटपुट हाई है उसको मार्क बोला। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज टी एच इक्वल्स टू 0.7 इंटू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, देखिए दोनों रजिस्टर यूज हुए हैं, R1 प्लस R2 इंटू C, दिस इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ओके। तो ये तो है जब सिग्नल हाई है। अगर हम लो सिग्नल की बात करें तो आउटपुट इज लो, इसको क्या बोलेंगे, स्पेस, then TL is calculated as 0.7 R2 into C। अब जब लो होगा तो केवल जो डिस्चार्जिंग होगी वो केवल R2 की वजह से होगी, इसलिए यहाँ पर केवल R2 आता है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कि इस पल्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी, F इक्वल्स टू 1.44 R1 प्लस 2R2 इंटू सी। देखिए इनके डेरिवेशन है बट नीड नहीं है यहाँ पर, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं उसको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। F इक्वल टू 1.44 अपॉन R1 प्लस 2R2 इंटू सी, ये है फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से इस पल्स को जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कितने टाइम बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है। और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ, दैट इज 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और टाइम पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है। मार्क स्पेस रेशियो, मार्क स्पेस रेशियो कुछ भी नहीं है, केवल आपको मार्क यानी ये वाली वैल्यू और स्पेस यानी ये वाली वैल्यू, इन दोनों को पुट करना है और वैल्यू की क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 अपॉन R2, ये यहां से सॉल्व हो जाएगा। सो द मार्क इज ऑलवेज लॉन्गर देन द स्पेस। जनरली क्या होता है, जो मार्क वैल्यू है वो स्पेस से लॉन्गर होती है, ज्यादा होती है। अगर हम इसको इक्वल करना भी चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, R2 को मैक्सिमम करेंगे कंपैरेटिव टू R1 के। जब R2 मैक्सिमम होगा तो R1 को इग्नोर कर दिया जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो T ऑन टाइम इक्वल टू किसके आ जाएगा, T ऑफ टाइम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मार्क और स्पेस ऑलमोस्ट बराबर आ जाएंगे, रफली बोला है इसने, तो ऑलमोस्ट बराबर आ जाएंगे। The minimum value of resistor for R1 and R2 is 1 kilo ohm to prevent overheating। R1 और R2 की जो वैल्यू है वो मिनिमम 1 किलो ओम तो होनी ही चाहिए जिससे ओवरहीटिंग ना हो। वंस अगेन द कैपेसिटर ऑन पिन नंबर 5, इसकी बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू 10 नैनोफैरड, इतना तो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो ये है आपका मेन a stable circuit by using IC555। इस पे डिपेंडेंट, इस पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कनेक्शन देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये जो कनेक्शन है, जो सर्किट गिवन है, ये किसका गिवन है, अस्टेबल का गिवन है, अस्टेबल सर्किट, ठीक है। और क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, फॉर द 555 अस्टेबल शोन अपोजिट कैलकुलेट द टाइम TH, TH कैलकुलेट करना है, टाइम TL यानी मार्क की वैल्यू और स्पेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एंड देन मार्क स्पेस रेशियो, जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे आप उसका रेशियो ले लेंगे। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स प्रोड्यूस्ड, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि किस फ्रीक्वेंसी से ये पल्स जनरेट होगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। TH कैसे कैलकुलेट होगा, 0.7 इंटू R1 प्लस R2 इंटू C, ये आपको फॉर्मूला गिवन है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जिसमें R1 ये है, R1 R2 ये है। यहाँ वैल्यू दोनों की सेम है, 10 किलो ओम और 10 किलो ओम, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, 10 किलो ओम को 10⁻³ कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ गिवन है 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड की वैल्यू पुट करेंगे। अपने पास जो मार्क की वैल्यू आई यानी TH की वैल्यू आई, दैट इज 1.4 सेकेंड। So the output is high for 1.4 second. Similarly, low output के लिए हम कैलकुलेट करेंगे टाइम 0.7 इंटू
R2 इंटू सी, R2 की वैल्यू केवल पुट करेंगे यहाँ पर 10 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड के लिए। कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 0.7, 0.7। और ये होगी जो टाइम आया वो किसके लिए आया, लो आउटपुट के लिए आया। तो आप देख सकते हैं कि जो हाई आउटपुट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अगर हम मार्क स्पेस रेशियो की बात करें तो 1.4 अपॉन 0.7 ये होगा आपका मार्क अपॉन स्पेस रेशियो। तो कितना जाएगा 1/2, सॉरी 2/1, कितना जाएगा 2/1। क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं 2:1। तो कि जो मार्क है वो ट्वाइस है किसका, स्पेस का। तो आपने वैल्यू पुट की मार्क स्पेस रेशियो के लिए, या ऑल्टरनेटिवली देखें तो टी ऑन अपॉन टी ऑफ करेंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, टू रेशियो 1 आएगा। ठीक है। फोर्थ पूछी गई थी फ्रीक्वेंसी क्या है इस पल्स की। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है 1.44 अपॉन R1 प्लस 2R2 इंटू सी। सारी वैल्यूज पुट करेंगे R1 एंड R2 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.48 हर्ट्ज। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर वो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करा लेता है, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कराएगा तो क्या होगा 1/f से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एक ऑन टाइम और दूसरा ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। क्लियर। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।